पिछले वीडियो में हमने बिंदुसार के बारे में अध्ययन किया था। हम पढ़ रहे थे सन मौर्य वंश। मौर्य वंश में पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, उसके बाद आता है तीसरा शासक अशोक। 273 ईस्वी से 232 ईस्वी, 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, जो विश्व के महान सम्राटों में से एक था। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। बिंदुसार की मृत्यु के बाद में अशोक ने राजगद्दी पर अपना अधिकार जमाया, जो कि उसका पुत्र था। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है कि कुछ अभिलेख मिले हैं। उन अभिलेखों में कौन कौन से हैं जिनका नाम अशोक का नाम मिला है? एक तो मास्की और एक गुर्जरा अभिलेख है, जहाँ इस अशोक शासक का नाम मिला है। उसी अभिलेखों में देवानाम प्रिय तथा देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि दी गई है। पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है, ये इसके उपनाम है। अशोक पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में इसका अशोक नाम मिलता है, और अन्य अभिलेखों में इसे देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि भी दी गई है। अशोक की पत्नी कारुवाकी, पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का नाम उल्लेख भी अभिलेखों में मिलता है। नाम का उल्लेख भी किसमें? अभिलेखों में। पत्नी का नाम कारुवाकी, पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। ठीक है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग के राजा नंदराज पर आक्रमण किया था। देखिए, इसमें शासन दे रखा है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, लेकिन इसमें आया राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कि ये 273 ईसा पूर्व में इनका उत्तराधिकारी युद्ध चला था, जिसमें कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी चली, जो कि 269 ईसा पूर्व तक चला था। 269 ईसा पूर्व में इसने शासन संभाला था। तो उसके 8 वर्ष बाद में एक युद्ध हुआ। किसके साथ? कलिंग का नरेश था नंदराज, उस पर अशोक ने आक्रमण किया। इस युद्ध में व्यापक नरसंहार को देखकर अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी और श्रवण, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कि दो बौद्ध भिक्षुक थे, एक था श्रम निग्रोध तथा दूसरा था उपगुप्त। इनके प्रभाव में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अगली हेडिंग आती है धम्म। ठीक है। धम्म क्या है? अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे धम्म कहा जाता है। दोबारा, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा जाता है। कि एक कुछ आदर्शों का प्रतिपादन किया जिससे कि उनके राज्य में निवास करने वाले या अन्य लोगों की नैतिक उन्नति हो सके, उसी को उसने क्या कहा है? धम्म कहा है। ठीक है। अशोक के गुरु मोगली पुत्र तिष्य थे। आजीविकों के निवास के लिए सुदामा, चापार, कर्ण और
विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया। आजीविक संप्रदाय के जो साधु संत थे उनके निवास करने के लिए इन्होंने कुछ गुफाओं का निर्माण कराया। सुदामा, चापार, कर्ण और विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया। धम्म की दूसरी परिभाषा भी मिलती है। सातवें अभिलेख के अनुसार पाप कर्म से मुक्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य व कर्म शुद्धि ही अशोक का धम्म कहलाता है। यह भी इसकी परिभाषा है। दूसरा देखना, धम्म यात्रा। धम्म यात्रा क्या कहलाती है? अशोक से पूर्व विहारों की यात्रा की जाती थी, जिसमें राजाओं के द्वारा पशुओं का शिकार किया जाता था। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा को लागू किया गया, जिसे बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों व वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। कि अशोक से पहले जो भी राजा हुए वो विहारों की, जंगलों की, इनकी यात्रा करते थे। वहाँ पर शिकार खेलते थे, पशुओं की हत्या की जाती थी। लेकिन अशोक ने एक धम्म यात्रा नाम से यात्रा निकाली, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा की गई और वहाँ पर जो ब्राह्मण मिलते, वृद्ध बुढ़े मिलते, उनको सोने का दान दिया गया। एक हेडिंग आती है अनुसंधान। ये क्या है? देखिए, अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे अनुसंधान कहा गया है। कि अशोक अपने शासनकाल के अंतर्गत जो उसके कर्मचारी थे, जैसे प्रादेशिक राज्यों, युक्तों, इनको प्रति 5 वर्ष में धर्म के प्रचार प्रसार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, तो जिसे अनुसंधान कहा जाता है। वो यात्रा पर भेजने का जो कार्य किया जाता था उसे क्या कहते थे? अनुसंधान। ठीक है। अब अभिलेख, कुछ अभिलेखों का वर्णन मिलता है, तो ये अभिलेख क्या है? देखिए, अशोक प्रथम शासक था जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक के अभिलेख अधिकांश से ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। लेख मतलब लिखना, किसी भी वस्तु पर लिखने का जो कार्य किया गया, जो अब मिले हैं, वो क्या कहलाए? अभिलेख। वो कौन सी भाषा में लिखे गए? कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। 5 अभिलेख वर्तमान भारत की भौगोलिक सीमा से बाहर। इसमें से 5 अभिलेख हैं जो भारत की भौगोलिक, जो वर्तमान में भारत की जो सीमा है उससे बाहर है। जिसमें पहला है शहबाजगढ़ी, ये पाकिस्तान में, इसकी भाषा है खरोष्टी। दूसरा है मनसेहरा, ये भी पाकिस्तान में, इसकी भाषा भी क्या है? खरोष्टी। तीसरा है तक्षशिला, ये भी पाकिस्तान में है, इसकी भाषा जो लिपि है वो है, यह भाषा अरामाइक। लिपि और भाषा की बात आ रही है। लघवान, ये अफगानिस्तान में है और इसकी भाषा है अरामाइक। सर ए कुना, ये भी अफगानिस्तान में है, इसकी अरामाइक प्लस यूनानी। इसकी क्या है? अरामाइक प्लस यूनानी, दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। अभिलेखों को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप को पहली बार सफलता प्राप्त हुई। एक व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप, अंडरलाइन कर लेना। इसने इन जो भी अभिलेख मिले अशोक के द्वारा, जितने भी अभिलेख स्थापित किए गए, उनको पढ़ने में पहली बार सफलता प्राप्त की। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यावदान
में धर्म विवर्धन कहा गया है। मौर्य वंश का बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। बृहद्रथ अंतिम सम्राट था। उसकी ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग का शासन आया। इसे कौन से वंश की स्थापना हुई? शुंग वंश की स्थापना। ठीक है। मौर्य वंश का प्रशासन क्या था? देखिए, मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई कि पूरा शासन केंद्र से संचालित किया जाना प्रारंभ हुआ, कि केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए। कौटिल्य था चाणक्य जिसे हम बोलते हैं, उसने राज्य के 7 अंग बताए। सबसे पहला अंग था राजा, उसके बाद अमात्य, नंबर 3 जनपद, नंबर 4 दुर्ग, नंबर 5 कोष, नंबर 6 सेना, नंबर 7 मित्र। कि राज्य का सबसे उच्च जो अंग होता है राजा होता है, उसको सलाह देने वाला अमात्य होता है, और जिस क्षेत्र पर राजा का शासन होता है उस क्षेत्र को जनपद कहा गया। और उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए दुर्गों का निर्माण किया गया। और उन दुर्गों या इस क्षेत्र की रक्षा के लिए जो सेना बनाई गई, उस सेना को देने के लिए या वहाँ की जनता को खर्चा चलाने के लिए कोष या धन की व्यवस्था की गई। और सही तरीके से सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए अधिक से अधिक मित्र बनाने की भी बात कौटिल्य ने कही है। ठीक है। एक हेडिंग आती है उपधा परीक्षण। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच करके दी जाती थी, उसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। जिस तरीके से आजकल हम कहें इंटरव्यू, साक्षात्कार या इंटरव्यू जो कहते हैं, वही बात है कि राजा द्वारा जो मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता था या पुरोहित नियुक्त करते थे, उनके चरित्र की भली भांति जांच करके उन्हें नियुक्ति दी जाती थी, उसे ही उपधा परीक्षण कहा जाता है। कि अगर ऐसा न हो कि यह ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री या पुरोहित बना दे कि वो दूसरे राजा के पास जाकर मिल जाए और अपने राज्य को ही वहाँ गिरवी रख दे। ऐसे व्यक्ति को न बनाकर अच्छे चरित्र से जो अच्छे तरीके का जो व्यक्ति होता था, उसे ही ये नियुक्तियाँ प्रदान की जाती थी। जो ये निरीक्षण किया जाता था या परीक्षण किया जाता है, उसे उपधा परीक्षण कहते हैं। अब केंद्रीय प्रशासन के बारे में बात करते हैं कि जो केंद्रीय प्रशासन में कौन कौन होते थे। केंद्र में अर्थशास्त्र, जो कि किसकी पुस्तक थी? कौटिल्य की, में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है, जिसे तीर्थ कहा गया है। तो 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है कि जो 18 विभाग थे उनका उल्लेख मिला है, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? तीर्थ। तो ये अंडरलाइन कर लेना, प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है, तीर्थ किसे कहते थे? तीर्थ किसे कहते हैं? तो इसमें इसका आंसर आएगा अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के केंद्रीय प्रशासन में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें तीर्थ कहा गया है। जो कि देखिए इनमें से मुख्य है मंत्री और पुरोहित, ये होते थे धर्माधिकारी। समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष। सेनापति, युद्ध विभाग को संभालता था। युवराज उत्तराधिकारी होता था राजा का। प्रतिष्ठा, फौजदारी या न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक, सेना का संचालन करता था। कर्मांतिक,
उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था, प्रधान निरीक्षक। और 9वां है व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। और 10वां है मंत्री परिषद अध्यक्ष, जो कि मंत्री परिषद का क्या होता था, अध्यक्ष होता था। 11वां है दंडपाल, सैन्याधिकारी। 12वां है अनंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, जिसे अनंतपाल कहा जाता था। 13वां है दुर्गपाल, जो दुर्गों का प्रबंधक, जो दुर्ग होते थे, किले होते, उनका प्रबंधक रखने वाला दुर्गपाल कहलाता था। 14वां है नागरक, नगर का मुख्य अधिकारी नागरक कहलाता था। 15वां प्रशस्ता, राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी प्रशस्ता कहलाता था। कोष्टक में मैंने सबके अधिकारियों को वो दे रखा है, किसका अधिकारी है तो लिखना है साथ साथ। 2 वारिक, राजमहलों की देखरेख करने वाला 2 वारिक कहलाता। आनुवंशिक, सम्राट की अंगरक्षक सेना का मुख्य अधिकारी आनुवंशिक कहलाता था। और 18वां है आटविक, ये वन विभाग का प्रमुख कहलाता था। इनमें कुछ मेन बातें वो देख लो। समाहर्ता जो मोस्ट है, सन्निधाता, ठीक है, ये भी मोस्ट है। समाहर्ता, इसका कार्य राजस्व एकत्र करना, आय और व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना, इसका कार्य होता था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था, वो मैं लिखवा चुका हूँ। युक्त व, अगली लाइन देखना, युक्त व उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। तो नीचे जो निम्न स्तर के कर्मचारियों को नियंत्रण कौन करता था? युक्त, उपयुक्त, महामात्य और जो अध्यक्ष होते थे वो इनके क्या करते थे, नीचे के कर्मचारियों को देख रेख या उन पर नियंत्रण करते थे। ये था केंद्रीय प्रशासन। अब देखिए प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में देखिए, मौर्यों ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया था। एक उत्तरापद, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा अवंती, उसकी राजधानी थी उज्जैनी। तीसरा कलिंग, उसकी राजधानी थी दक्षिणा तोसली या तोसाली भी होती है, कहीं पर तोसली होती है। चौथा है दक्षिणापद, उसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। और 5वां है मध्य देश, इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। ठीक है, ये इसका देखना, अभी बताता हूँ नक्शे में कि ये कौन कौन सी भारत में कौन कौन सी जगह पर ये स्थित थे। देखो ये भारत का नक्शा है वर्तमान का, लेकिन उत्तरापद यहाँ था, जो कि पहले पाकिस्तान भी इसमें शामिल था उस समय, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। उत्तरापद इस क्षेत्र के अंतर्गत था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। रावंती ये गुजरात मध्य प्रदेश के आसपास इधर राजस्थान का भी हिस्सा आता था। ये आवंती इसकी उज्जैनी थी। दक्षिणापद सुवर्णगिरी, कलिंग जो उड़ीसा वाला क्षेत्र तोसाली। और ये मध्य देश, जिसमें यूपी मध्य प्रदेश का बिहार ये आता था, बिहार वाला क्षेत्र, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि संपूर्ण मौर्य शासन की राजधानी भी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, ये थी। ठीक है, आगे देखो, इस संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। 5 की अलग अलग दे रखी है, लेकिन जब संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजधानी के बारे में पूछे तो क्या थी? पाटलिपुत्र। प्रांतों का प्रशासन राजवंशीय कुमार, जिसे राजकुमार बोलते हैं, या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा संचालित होता था। ठीक है, अब आता है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में मौर्य शासकों, अगली हेडिंग है स्थानीय प्रशासन कौन संभालता था। मौर्य शासकों ने प्रांतों को निम्न 8
स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया था। देखो, प्रांतीय प्रशासन 5 भागों में था, और जो एक प्रांत था वो कितने स्थानीय शासन में था? 8 स्थानीय शासन में। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आते? सबसे ऊपर मंडल होता, उसके नीचे विषय या आहार, उससे नीचे होता था स्थानिक जो कि 800 गाँव का समूह था, उसके बाद द्रोणमुख जो 400 गाँव का समूह था, उसके बाद खरवटिक जो 200 गाँव का समूह था, उसके बाद संग्रहण जो 100 गाँव का समूह, फिर गोप 10 गाँव का समूह, और सबसे निचली इकाई थी स्थानीय स्तर पर ग्राम। ठीक है, अब ये देखो कि इनकी जो अधिकारी थे उसको क्या कहते थे? देख, प्रादेशिक अधिकारी। प्रादेशिक अधिकारी स्थानीय गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करने वाला अधिकारी। जो प्रादेशिक अधिकारी होता था, मोस्ट लगा लेना, प्रादेशिक अधिकारी क्या कार्य करता था कि स्थानीय जो भी प्रशासन होता है जिसमें जो अधिकारी होते थे, जिसे गोप बोले या ग्राम अधिकारी बोले, उनके कार्यों की जांच करने का अधिकार किसके पास होता था? प्रादेशिक अधिकारी के पास। ठीक है, अब देखिए नगर प्रशासन। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 30 सदस्यीय बोर्ड, जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियों के द्वारा संचालित होता है। मैगस्थनीज कौन था? आपको ध्यान होगा कि मौर्य वंश की स्थापना जब चंद्रगुप्त मौर्य ने की तो उसने एक युद्ध किया था 305 ईस्वी में, जो संधि हुई थी उस राजा का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर को यहाँ क्या भेजा? दरबार में दूत बनाकर भेजा था। तो उसने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका नामक, उसमें बताया गया है कि जो पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन था उसमें 30 सदस्यीय बोर्ड, जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियाँ द्वारा संचालित होती थी। उक्त समितियों की क्या क्या नाम थे? 6 समितियाँ निम्न थी। एक शिल्प समिति, एक विदेश समिति, एक जन्म मृत्यु पंजीकरण समिति, चौथी है व्यापार व वाणिज्य समिति, 5वीं है बिक्री प्रबंध समिति, 6ठी है बिक्री कर समिति। ठीक है, देख लेना, अच्छी तरीके से लिख लेना। बिक्री कर के संबंध में मैगस्थनीज 10% बिक्री कर का उल्लेख करता है कि जो वस्तु बेची जाती थी उसका 10% टैक्स मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जाता था। ये किसका वर्णन है? मैगस्थनीज कहता है। मैगस्थनीज समिति के सदस्यों को एस्टिनोमई या नगर कमिश्नर के नाम से पुकारते थे। जो मैगस्थनीज होते, जो समिति के जो सदस्य थे, उनको एस्टिनोमई या नगर कमिश्नर, एस्टिनोमई या नगर कमिश्नर के नाम से पुकारते थे। अगला आता है सैन्य व्यवस्था। कि सैनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? मौर्य सेना को 5 विभागों में विभक्त कर रखा था। जो भी कुल जो सेना थी उसको 5 भाग कर रखे थे। एक पैदल सेना, दूसरी अश्व का मतलब घोड़ों वाली सेना, तीसरी हाथी, चौथी जो रथ से चलती थी, रथ में बैठकर चलते थे वो सेना, 5वीं थी नौसेना। जल सेना भी उसके, नौसेना का मतलब जल सेना भी उनके पास थी। एक आता है अनंतपाल, जो हमने पीछे पढ़े अधिकारियों के रूप में, जैसे हम तीर्थ कहते थे, उनमें आया होगा आपके अनंतपाल। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अनंतपाल। मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही घोड़े वाले थे, 50,000, 9,000 हाथी, 800 रथों से सुसज्जित सेना थी। कौन बताता है ये संख्या मैगस्थनीज बताता है। ठीक है, कि 6 लाख पैदल सेना, 50,000 अश्व, 9,000 हाथी और 800 रथ थे। ये थी सैन्य व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था क्या थी? मौर्यों का न्यायिक प्रशासन 7 स्तरों में विभाजित था। जो स्थानीय प्रशासन की हम जब बात करे थे, उसी स्तर पर इस न्यायिक व्यवस्था को विभाजित किया गया। स्थानीय स्तर पर जो थे वो
8 स्तर थे स्थानीय प्रशासन में, लेकिन ये न्यायिक प्रशासन में कितने भाग हैं? 7, जिसमें सर्वोच्च होता था राजा न्यायालय, उससे नीचे होता था केंद्रीय न्यायालय, उससे नीचे जनपद न्यायालय, फिर स्थानीय न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय, संग्रहण न्यायालय और सबसे नीचे होता था ग्राम न्यायालय। ठीक है। न्यायिक मामले 2 विभागों में विभाजित थे। एक था धर्मस्थलीय या दीवानी मामले, धर्मस्थलीय या दीवानी मामले। दीवानी मामलों में आता है राज्य तथा व्यक्ति के मध्य जो विवादों का जो निर्णय करते हैं वो कौन थे? दीवानी मामले आते थे। ठीक है। दूसरा आता है कंटक शोधन, जिसे हम फौजदारी मामले भी कहते हैं। फौजदारी मामलों में आते हैं चोरी, डकैती व लूट के मामले, साहस व कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले आदि फौजदारी मामलों में आते हैं। ठीक है। तो ये इसमें नोट्स में थोड़ा उल्टा सुलटा था तो मैंने इसको सही करके लिख दिया। अब इसके बाद कुछ एक लाइनें हैं वो लिख लेना। व्यवहारिक महामात्र नगर न्यायाधीश कहलाता था मौर्य वंश में। राजुक जनपद न्यायाधीश कहलाता था। सम्राट राजा न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा होता था। कानून के 4 अंग थे, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। प्रश्न आ जाता है कि कानून के कितने अंग थे? तो कितने अंग थे? 4। इनका नाम है धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। मौर्य वंश का लास्ट टॉपिक है समाज व्यवस्था। ठीक है। तो इसमें देख लो, कौटिल्य चतुर्वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संरचना का आधार बतलाते हैं। कौटिल्य चतुर्वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संरचना का आधार बतलाते हैं। कि जो चतुर्वर्ण व्यवस्था कौन सी है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सामाजिक संरचना का इनको आधार बताते हैं। कौटिल्य ने 4 वर्णों के अतिरिक्त अन्य जातियाँ भी बताई, जिसमें आते हैं निषाद, पारस्व, रथकार, छता, वैदेहक, सूत, चांडाल आदि का भी उल्लेख किया है। ये तो कौटिल्य ने बताई। मैगस्थनीज क्या कहता है? मैगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया है। कि भारतीय समाज में 7 जातियां रहती थी। जिसमें नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 किसान, नंबर 3 पशुपालक व शिकारी, 4 कारीगर या शिल्पी, 5 सैनिक, 6 है निरीक्षक और 7वां है सभासद। ठीक है। ये किसने बताई? मैगस्थनीज ने। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति दी जाती थी। कि पुनर्विवाह करने की अनुमति थी उसमें। नियोग का मतलब होता है कि अगर किसी लड़की का या किसी स्त्री का पति एक्सपायर हो जाए तो उसे दूसरे लड़के के साथ शादी करने की अनुमति देना, या जिसे हम पुनर्विवाह कह सकते हैं। या ये भी हमारी आम बोलचाल में ये बोल देते हैं कि ये दूसरे लड़के के बिठाना या पल्ले पकड़वाना, वो होता है नियोग। ठीक है। इस तरीके से ये आपकी मौर्य शासन व्यवस्था समाप्त हुई। अब इसके आगे शुंग वंश चलेगा, जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और मैंने बार बार कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आधे से अधिक बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नया आने वाला वीडियो कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले मेरे जो ये लिंक दिया हुआ है, नीचे लिंक आता है, इसको दबाएं और
मेरा यूट्यूब चैनल खुलेगा और उसमें एक आएगा सब्सक्राइब का चैनल, उस पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।